अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 24 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ 307। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 बनता है पेज 199 पे। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। ये आपके पास कंटूर दी हुई है। ये जब आपके पास कंटूर दी हुई है तो इसको ध्यान से देखें, आप तो टिप्स में होना चाहिए। ये सर्कल की क्वेश्चन है जिसका सेंटर आपके पास 1 है, रेडियस भी 1 है। ये देखें यहाँ पे सेंटर 1 है, 1 0 यानी कि z इक्वल टू 1। और ये सर्कल बना हुआ है। जब रेडियस 1 है तो राइट हैंड साइड पे जाए तो 2 0, लेफ्ट हैंड साइड पे जाए तो ऑरिजिन। ये जा रहा है आपके पास। ये आपके पास आ गया जी वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस। ये आपके पास आ गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस। इस कोर्स के लिहाज से रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। ये पॉइंट 2 0 है। ये जो वर्टिकल लाइन है x इक्वल 2 है, उसी तरह जैसे ही होती है आपके पास x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास जो है ना फंक्शन कहाँ पे आपके पास अनडिफाइंड हो रहा है। एक तो यहाँ पे देख लें z इज इक्वल टू -1 पे हो रहा है, एक z इज इक्वल टू 1 पे हो रहा है। अब -1 और +1 इन दोनों में से हमने चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों ही इस सर्कल में लाई कर रहे हैं, एक कर रहा है या कोई भी नहीं कर रहा। ये देखें जानबूझ के इसको लिखा हुआ है z+1 और ये -1, क्योंकि जो कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला है, फिलहाल आप दिमाग में लाएं, आपके पास कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला या तो ये डेरिवेटिव्स वाला होता है, ये नीचे देख लें डेरिवेटिव्स वाला होता है। और अगर वो जो आपके पास होता है जो डेरिवेटिव्स वाला नहीं होता, जिसमें ये n0 होता है या पावर 1 होती है, तो कहने का मकसद है कि एक ही फैक्टर होता है। पावर वाला हो तब भी एक फैक्टर होता है, और अगर आपके पास यहाँ पे n एक तरह से समझ लें कि 0 हो जाता है, तब भी ये एक ही फैक्टर होता है पावर 1 का। ये मल्टीप्लाइड है। तो देखना है क्या इसमें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला लग सकता है। उसमें जरूरी है कि पहले हम देखें कि ये जो आपके पास आ रही है ना, जिनको सिंगुलैरिटीज कहते हैं, ये अगली स्लाइड से शुरू होगा। ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए या एनालिटिक ना हो, वो इसमें लाई कर रही है। एक तो आपके पास है जी -1, वो कहता है z इज इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड सी। 1 तो कर रहा है, वो तो यहाँ भी नजर आ रहा है। वैसे भी यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे देख लें एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो जाएगी, जाहिर बात है 1 से छोटा है तो उसके अंदर है। लेकिन अगर -1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो जाती है, वो तो डेफिनेटली फिर इससे 1 से बड़ा हो गया, वो तो बाहर है। वैसे भी -1 यहाँ पे आता है। अब तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए। अब z इज इक्वल टू -1 क्योंकि लिखा हुआ है डजंट, यानी कि उसके अंदर लाई नहीं कर रहा, फिर इस टर्म का तो मुझे इश्यू नहीं, इसको उठा के ऊपर ले जाए, ये ऊपर चली गई। अब आप लगा सकते हैं कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, जो मैंने पहले भी इंडिकेट किया था, ये वाला है। इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पे देख लें आपके पास पावर है 2, यहाँ पे n+1 है। n+1 इज इक्वल टू 2, n क्या आ गया 1, n1 आ गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ n1 आ गया, तो ये जो आपके फार्मूला है यहाँ पे 2 पाई होता एज इट इज है, और जो फंक्शन है उसका पहला डेरिवेटिव आपने z0 पे निकालना है। यहाँ पे जो फंक्शन आपके पास आ रहा है 1/1 + z है, इसका पहला डेरिवेटिव निकालते हैं तो आता है -1/1 + z स्क्वायर। तो ये आपके पास आ रहा है 1/1 + z होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ये आपके पास आ रहा है और इसकी वैल्यू z इज इक्वल टू 1 पे चाहिए। ठीक हो गया। नीचे n फैक्टोरियल है तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। अब ये कैसे आया, इसका मैंने ही बताया था कि 1 + z को ऊपर ले जाएं, रेस्ट पावर -1 हो जाएगा। -1 यहाँ मल्टीप्लाई करें, डेरिवेटिव लेते हुए एक पावर कम कर दें, रेस्ट पावर -2 हो जाएगा, वो अब नीचे ले जाएं। ये आ गया। अब z को 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये -1 और 4 हो गया। और ये जो चीज आपके पास आ रही है, ये आपके पास आ गया πi/2, ये माइनस साइन के साथ। तो ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, और किस तरह से एडजस्टमेंट की है वो भी समझ आ गई होगी। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये लीजिए सिंगुलैरिटी, जिसका मैंने पिछली स्लाइड पे भी जिक्र किया था। ऐसा पॉइंट, बल्कि मैं यहीं से पढ़ता हूँ, अ पॉइंट एट विच फंक्शन या f ऑफ z फेल्स टू बी एनालिटिक, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है, उसको कहते हैं जी सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z। ये जब तक एग्जांपल नहीं ना करेंगे तो उस तरह से इतना क्लियर नहीं होगा, इसलिए वो कहता है लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलैरिटीज। नेक्स्ट स्लाइड से ये देख लें जी। अब इस फंक्शन को देखें 1/1 - z, साफ नजर आ रहा है z इज इक्वल टू 1 पे ये अनडिफाइंड है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने सिंगुलैरिटी को ऐसे ही डिफाइन किया था जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है, इसलिए z इज इक्वल टू 1 सिंगुलैरिटी होगी या सिंगुलर पॉइंट हो गया इसका। आगे चलिए, इसमें साफ नजर आ रहा है जब z इज इक्वल टू 0 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो कहता है नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 0 आपके पास आ गई सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z। ठीक हो गया। इसको देखिए, यहाँ पे साफ नजर आ रहा है z इज इक्वल टू 1 पे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो z इज इक्वल टू 1 इज अ सिंगुलैरिटी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। वो कहता है कि जो सिंगुलर पॉइंट होता है उसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी तब कहते हैं अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे। z0 को उसने कहा था रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, इसका मतलब है सिंगुलैरिटी तो है, लेकिन अगर आप लिमिट लेना z गोस टू z0 f ऑफ z, अगर ये एग्जिस्ट करती है, अगर ये आ जाती है, तो इसको कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसकी देख लें। डायरेक्ट z को 0 करें तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी अगर मैं कहता हूं लिमिट z गोस टू 0। कैसे?
ऐसे ये लिमिट जब z गोज टू 0 होता है साइन z और z ये 1 के बराबर है, इसका मतलब है कि इस फंक्शन का z इज इक्वल टू 0 रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो देखें, वो एक तो रियल में होता है तो लंबा चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल रूल से देख लें, 0 और 0 फॉर्म है, साइन z का डेरिवेटिव cos ऑफ z, z का 1, cos ऑफ 0 1 हो गया प्रूफ। आगे कहता है मोर एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलैरिटीज, पोल्स। ये पोलैंड के लोग नहीं है, ये पोल्स हैं, देखते हैं क्या होती है ना, ये खंबे हैं, ठीक है जी। वैसे ये ऑर्डर n का भी होता है सिंपल पोल, इसका मतलब है कि ऑर्डर 1 का जो स्पेशल केस n इज इक्वल टू 1 पे होता क्या है। अब मैं स्लो जाता हूँ। वो कहता है इफ वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट ये लिमिट एग्जिस्ट करे और 0 ना हो। अब ये लिमिट से क्या मुराद है, फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है जी, और यहाँ पे वो कहता है z माइनस जेड नॉट रेज टू पावर n, इससे मल्टीप्लाई किया गया है और लिमिट निकाली गई है, और वो आपके पास ऐसा कांस्टेंट आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये अगर सिचुएशन होती है तो हम कहते हैं z इज इक्वल टू जेड नॉट, ये पोल है ऑर्डर का। पहले दिमाग में रख लें, ये सिंगुलैरिटी तो है, सिंगुलैरिटी तो है, यहाँ पे पोल का नाम दिया गया है। अगर वो 1 के बराबर है तो जेड नॉट को सिंपल पोल कह देते हैं या पोल ऑफ ऑर्डर 1। अब देख लें, ये तो आपके दिमाग में है ना कि पोल होती तो सिंगुलैरिटी है, लिखा है ना मोर एग्जांपल ऑफ सिंगुलैरिटीज, इसका मतलब है, और ये किसकी बात कर रहा है, फंक्शन की बात कर रहा है। अगर ये चीज ट्रू है तो ये आपके पास पोल ऑफ ऑर्डर होगा फंक्शन का, और अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है तो तब वो पोल ऑफ फंक्शन का होगा ऑर्डर 1 का। अब क्योंकि सिंगुलैरिटी है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन साहब है ना, इनके डिनोमिनेटर में z माइनस जेड नॉट पावर n तो मौजूद था, जब मल्टीप्लाई किया तो उसको कैंसिल होना चाहिए क्योंकि z गोज टू जेड नॉट है। तो अब तो कुछ सेंस बन गई होगी कि लिमिट भी आनी चाहिए और नॉन जीरो, क्योंकि तब भी अगर जीरो आती है इसका मतलब फिर z माइनस जेड नॉट इस फंक्शन के अंदर मौजूद था, हालांकि हमने कैंसिल कर दिया था, मतलब कि कैंसिल हो जाना चाहिए उसको, ठीक है जी, ये मतलब था असल में। तो खैर एग्जाम्पल करते हैं तो मजीद क्लियर हो जाएगा। ये लें जी, ये सीधा सीधा देखें, वो कहता है कि पोल ऑफ ऑर्डर 3 है, सीधा सीधा इसने यहाँ पे देखें लिमिट ली है z गोज टू 2, यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ z, इसको उठा के उधर ले गया, तो यहाँ देख ले इसको उठा के उधर ले गया। तो अब सीधी सी बात है कि अब अगर मैं कहता हूँ ये लिमिट 0 आती तो क्या ऊपर 0 था, यहाँ पे देख ले क्या ऊपर 0 था, फिर अगर लिमिट 0 आ जाए तो अगर ऊपर 0 था तो फिर क्या फंक्शन 0 था, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसको उठा के हम इधर ले गए हैं, ठीक है जी, इसको उठा के उधर ले गए हैं और यहाँ पे लिमिट लिया, या दूसरी तरह अगर सिंपल रखना है तो z माइनस 2 क्यूब से इधर मल्टीप्लाई कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब जब आप लिमिट लेंगे तो सीधी सी बात है वो टेंड्स टू है, इक्वल टू नहीं है, ये राइट साइड पे तो 1 ही आएगा, ये बन जाता है, और नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसको देख लें, इसमें तो इकट्ठी 3 पोल्स आ गई, एक 1 आ रही है, एक -1 आ रही है, एक +4 आ रही है, और यहाँ पे कहता है कि जो 1 जो है ऑर्डर 2 की है, पावर देख लें यहाँ पे 2 है, कहता है पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इज इक्वल टू 1, यहाँ से देख लें। फिर कहता है सिंपल पोल्स एट z इज इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ पे देख लें -1 पे इशू आ रहा है और 4 माइनस छोड़ के देखना है आपने, ठीक है जी, इनकी पावर 1 है तो ये सिंपल पोल्स हो गई। अब देखें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला, अब कहने को तो पोल्स आप पढ़ चुके थे, जिक्र नहीं किया था क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी। ये वाला जो कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला है ये आपके पास है कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर अ सिंपल पोल। यहाँ पे देख लें, इस फंक्शन की बात कर रहा है जो टोटल इंटीग्रेंट है, इसमें z इज इक्वल टू जेड नॉट आपके पास क्या है, सिंपल पोल। लेकिन अब ये आप समझ लें, ये तो आपको पहले ही पता है कि 2 पाई आउट f ऑफ z नॉट होता है, वो कहता है सिंपल पोल है इसका अगर ये चीज 0 के बराबर नहीं है। देखें पहले जिक्र नहीं हुआ था, वो कहता है वेयर z नॉट लाइज इनसाइड c, ये क्यों कह रहा है, वही वाली बात हो गई। अगर यहाँ पे आपके पास जो है आप लिमिट लेते हैं, जुबानी सुने, लिमिट लेते हैं z गोज टू z नॉट, z माइनस जेड नॉट टाइम्स f ऑफ z, इसको तो कैंसिल हो जाना चाहिए। अब अगर 0 आ जाता है तो वही वाली बात है कि f ऑफ z में या तो z माइनस जेड नॉट मौजूद था या f ऑफ z हो तो 0 था, तो वो सेंस नहीं बनती, और जो डेफिनेशन है आपके पास पोल की वो भी नहीं बनती, लिमिट आपके पास नॉन जीरो होनी चाहिए। बहरहाल ये कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला बनता है फॉर द पोल ऑफ ऑर्डर 1 या सिंपल पोल के लिए। ये जो कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स है, डिराइव भी कर लिया, इस्तेमाल भी कर लिया। इसमें देखें z इज इक्वल टू जेड नॉट पोल ऑफ ऑर्डर n+1 है, यहाँ पे पावर देखें किसकी, इसकी, और आगे फिर वही सिचुएशन है कि वो कहता है कि f ऑफ जेड नॉट नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि जब ये जो फैक्टर है z माइनस जेड नॉट पावर n+1 वो आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लिमिट लेंगे तो कहीं लिमिट 0 ना आ जाए, तो लिमिट जारी बात है f ऑफ जेड नॉट ही होगी ना, वो 0 ना आ जाए, ताकि आपके पास पोल की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो जाए। आगे जी जीरोस, ये जीरोस लिखा हुआ है, सिंगुलैरिटीज नहीं लिखा हुआ, ध्यान करें जरा, ये जीरोस लिखा हुआ है। जैसे ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, 0 वो पॉइंट होता है जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर 0 है, मैंने बहुत सिंपल बताया, 0 वो पॉइंट होता है कि z की जगह उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो आंसर 0 आ जाए। तो यहाँ पे वो साफ नजर आ रहा है कि z को z नॉट करेंगे आंसर 0, क्योंकि ये फैक्टर उड़ा देगा उसको।
लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है वेयर एफ ऑफ जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो। उसी तरह की बात की है उसने, एफ ऑफ जेड नॉट जीरो नहीं है, यानी कि यही वाला फैक्टर है जो बाहर आ रहा है, जेड माइनस जेड नॉट पावर एन वट एवर द पावर एन इज, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती पावर, क्योंकि एफ ऑफ जेड नॉट जीरो नहीं है। अगर एफ ऑफ जेड नॉट जीरो है तो इसका मतलब फिर इसके अंदर फैक्टर मौजूद है जेड माइनस जेड नॉट का। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, फंक्शन किसी पॉइंट पे जीरो तभी होगा जब, जैसे जेड नॉट पे जीरो होगा जब जेड माइनस जेड नॉट उसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे भी देख लें वही चीज थी, यहाँ पे z को z नॉट किया जीरो, ये फैक्टर था ना, लगा मतलब पावर n का था। तो ये कहता है कि ये चीज नॉट इक्वल टू जीरो है, n आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो z इज इक्वल टू z नॉट को कहेंगे जीरो ऑफ ऑर्डर n, इसको कहते हैं जीरो ऑफ ऑर्डर n, किसका, g ऑफ z का, जीरो ऑफ ऑर्डर n ऑफ g ऑफ z। अगर वन हो जाता है, अगर n वन हो जाता है तो z नॉट होगा सिंपल जीरो। ये लें, ये मैंने एग्जांपल जो जुबानी थी आ गई, z क्यू माइनस वन इसके बराबर है z माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस वन। बजाय कि इसका रटा लगाया जाए, सीधा सीधा अगर आपने देखना ये कैसे आता है, तो z क्यू माइनस वन को z माइनस वन पे डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा। अलबत्ता z इजिकल टू वन, ये सिंपल आपके पास क्या आ रहा है, ये सिंपल जीरो आ रहा है। ये देख लें, ये दूसरा वाला फैक्टर z इजिकल टू वन पे जीरो नहीं आ रहा, इसमें कोई z माइनस वन का फैक्टर नहीं है, लेकिन ये आपके पास अब सिंपल जीरो है, z इजिकल टू वन इज अ सिंपल जीरो ऑफ z क्यू माइनस वन। टू भी है, प्लस वन भी है, माइनस वन भी है, क्योंकि जेड स्क्वायर माइनस वन होता है जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन, तो जेड इज इक्वल टू जीरो ऑफ ऑर्डर टू है, ठीक हो गया। जेड इज इक्वल टू वन जो है ये भी जीरो ऑफ ऑर्डर वन है, क्योंकि ये फैक्टर है जेड माइनस वन इंटू जेड प्लस वन, और जेड इज इक्वल टू माइनस वन जो है ये सिंपल जीरो ऑफ पी ऑफ जेड है। ये चीज आपके पास आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो रेजिड्यू थ्योरी है ना यहाँ पे, अब देख लें ये हमने शुरू करने लगे हैं, और ये पहली बात है कि ये वही है जो आपके पास नीचे लॉरेंट सीरीज है। आए इसको हम एक बार फिर पढ़ लेते हैं। उसने कहा था एफ हैव अ नॉन रिमूवल सिंगुलरिटी, इसका मतलब है कि एफ जो है ना, जो भी इसकी वैल्यू है, बेशक सीरीज की फॉर्म है, इसके डिनोमिनेटर में जेड माइनस जेड नॉट है, वो रिमूव हो ही नहीं सकता, लिमिट भी नहीं निकलेगी, लिमिट z गोज टू z नॉट जो आप करेंगे वो भी नहीं निकलेगी। तो नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी है z नॉट पे। तो जब इस तरह के हालात हो जाते हैं तो लॉरेंट सीरीज लाजमी आती है, उसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लाजमी आती है। ये भी हमने पढ़ा था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, हमने कहा था यहाँ पे n को जीरो कर दें, फिर वन कर दें, फिर टू, वो ये वाली सीरीज बनती है। फिर हमने कहा था माइनस वन कर दें, माइनस टू कर दें, वो ये वाली सीरीज बनती है। ये देखें ना, वन करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन ही आना है ना, तो यहाँ पे आपके पास बाजार तो वन लग रहा है, लेकिन ऊपर लिखें तो माइनस वन ही बनता है, या तो ऊपर ही लिखा हुआ था ना, बल्कि यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ था। तो ये कहता है वैलिड फॉर एनुलर रीजन, रिकॉल दैट द कोफिशिएंट a माइनस n जो कि अंदर के सर्कल पे थे, बेशक हमने प्रूव नहीं किया था, लेकिन वैल्यू क्या थी, रटाई लगाना आगे लिखी हुई है, इनकी बात कर रहा है, इनकी बात कर रहा है। तो ये देख लें, ये लिखी हुई है। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे मैं n को वन करूंगा तो ये a माइनस वन हो जाएगा, ये आपके पास टू करेंगे तो a माइनस टू, लेकिन यहाँ पे देख लें ये आपके इसके बराबर आ रहे थे, ये आपके पास a माइनस एन, ये जो कोफिशिएंट्स थे इसके बराबर आ रहे थे, जो आपके पास यहाँ पे इंडेक्स है वही यहाँ पे पावर, लेकिन प्लस वन हो रही है। तो अब ये अंदर का जो सर्कल था ना उसके ऊपर थी, जिसका रेडियस r2 था, सेंटर z नॉट था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब देख लें लिखा कोफिशिएंट a माइनस वन बनता है वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट का। अगर ये नहीं समझ आ रहा तो देख लें, यही शक्ल थी ना लॉरेंट सीरीज की, a नॉट प्लस a वन जेड माइनस जेड नॉट। यहाँ पे जो आपके पास होता है ना इंडेक्स, वो यहाँ पे पावर होती है, यहाँ पे जो होता है इंडेक्स वही पावर होती है। ये माइनस वन है ना, तो माइनस वन पावर थी, नीचे चला गया, ये माइनस टू है, यही माइनस टू पावर थी, वो नीचे चला गया। देखें वो कहता है जी कोफिशिएंट a माइनस वन, किसका, इसका, यहाँ पे देखें वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट का जो कोफिशिएंट बनता है a माइनस वन, इसको कहते हैं रेजिड्यू। फिर सुन लें, ये जो वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट, बाकी टर्म एक तरफ कर दें, वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट का जो कोफिशिएंट आपके पास बनता है उसको कहते हैं रेजिड्यू, किसका, फंक्शन का एट जेड नॉट। इस तरह लिखते हैं, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड नॉट इज इक्वल टू a माइनस वन। कौन सा फंक्शन, जिसकी के लॉरेंट सीरीज है, और ये किसके बराबर होगा, ये देख लें ये किसके बराबर होगा, आगे स्लाइड पे होगा, लेकिन यहाँ से पहले देख लें किसके बराबर, क्योंकि स्लाइड पे ना फिर ये इंटीग्रल नहीं लिखा होगा। करना यही है कि यहाँ पे n को वन, माइनस वन नहीं करना, देखें ये a वन हो जाएगा, फिर ये यहाँ पे इंडेक्स वन वो नहीं करना, यहाँ पे n को वन करना है, ये a माइनस वन ही होगा, और यहाँ पे देख लें ये आ जाएगा माइनस वन प्लस वन, यानी कि z माइनस जेड नॉट पावर जीरो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा क्योंकि ये वन हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर सी टू वन ओवर टू पाई आउट आ जाएगा a माइनस वन, और यही चीज आपके पास बनती है रेजिड्यू, ये आगे जाके यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, वो कहता है जी कि इसका रेजिड्यू निकालें एट वन। अब ये देख लें, ये अब निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो आगे आंसर ही लिखूंगा। खैर आगे चलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना,
तो ये देख लें, ये लेक्चर 23 में हमने किया था ना, लेक्चर नंबर 23 में वो कहता है रिकॉल दैट लॉरेंट सीरीज ऑफ दिस फंक्शन गिवन बाय एट z नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि z माइनस 1 की पावर्स में नेगेटिव पावर्स भी थी। देखें नेगेटिव इसलिए क्यों नीचे लिखी हुई है, पॉजिटिव पावर्स भी थी। तो यहाँ पे देख लें ये निकाली थी ना। अगर भूल गई है तो लेक्चर नंबर 23 देख लें, जहाँ मैंने 22 23 इकट्ठे कराए ना, उसमें जो लेक्चर 23 का हिस्सा है उसमें देख लें ये निकाली थी। लेकिन अब यहाँ पे देखें हमने क्या कहा था, आपने कहा था कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z माइनस z नॉट, तो यहाँ होगा कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z माइनस 1, क्योंकि z नॉट है 1। सिंपल वर्ड्स में कह दिया, वो बनता है ट्वाइस ई स्क्वायर। तो ये बनता है रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन विच इज दिस वन या दिस वन एट 1, ये बनता है कोफिशिएंट ऑफ 1 ओवर z माइनस 1 स्टार के अंदर और ट्वाइस ई स्क्वायर, ये बनता है जी रेजिड्यू। पता लग गया। अब वो कहता है यूजिंग n इज इक्वल टू 1 इन स्टार। अब वही मैं कह रहा था, इंटीग्रल यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब ये ना करनी हो जाएगी स्टार, तो ये है, ये स्टार बात कर रहा है स्लाइड 9 वाला, ये 10 स्लाइड है, देख लें ये 10 स्लाइड है, जो आपके पास स्टार है ना स्लाइड 9 पे, उसकी बात कर रहा है, वो जो आपके पास इंटीग्रल की वैल्यू थी। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो था, यहाँ तो 1 लिखा हुआ है ना, n था, और यहाँ पे एफ ऑफ जेड डी जेड था, लेकिन डिनोमिनेटर में था z माइनस जेड नॉट रेस्ट पावर माइनस एन प्लस 1। ले जुबानी मैंने बोल दिया, उसके अंदर अगर n को मैंने कहा था 1 करेंगे, तो ये तो एज इट इज है, ये एज इट इज है। जो डिनोमिनेटर है उसमें था z माइनस जेड नॉट पावर माइनस एन प्लस 1, n को 1 करेंगे तो z माइनस जेड नॉट पावर 0, जो कि खत्म हो जाएगी, ये बनता है। अब देखें ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल निकालने के लिए, और फॉर्मूला आ गया मतलब है कि फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का जो इंटीग्रल है उसको निकालने के लिए। तो ये आपके पास 2 पाई आयोटा को वहां पे ले जाए, तो क्या फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला आ गया कि ये जो चीज आपके पास आ रही है और यहाँ पे सर्कल आपके पास बना हुआ है और वहां पे वो कह रहा है कि 2 पाई आयोटा है, ये बन जाता है आपके पास दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ दिस फंक्शन जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं एट z नॉट। ठीक हो गया जी। लेकिन शर्त यही है कि z नॉट लाइज इनसाइड c2, वो तो है, वो तो उसका सेंटर था, देखें। अब यहाँ पे ये दिमाग में आ सकता है भाई ये सिर्फ सर्कल के लिए होगा और वो जो होगा उसका सिर्फ सेंटर होगा। देखो ना ये क्वेश्चन, ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, ये इससे खराब नहीं होता मामला, आगे जाके क्लियर होगा कि ये किसी भी क्लोज कंटूर के लिए हो जाएगा, और जब किसी भी क्लोज कंटूर के लिए हो जाएगा तो जरूरी नहीं कि वो सेंटर ही हो। लेकिन फिलहाल देखें, फिलहाल क्योंकि सर्कल पे हम इस पे बाउंड रखते हैं जी, फिलहाल तो सर्कल ही पता है, आगे हम छलांग नहीं मारते। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि इसको वैल्यूट करें, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसको तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है, एक तो वो भी है, डेरिवेटिव्स वाला कर सकते हैं। ये कंटूर है ना, यहाँ पे देख लें इसका सेंटर 1 है, रेडियस 1 है। अब वो सोल्यूशन ये कह रहा है कि z इक्वल टू 1 लाइज इनसाइड c, ये तो क्लियर है, उसके अंदर ही लाई कर रहा है। और वही वाली बात मैंने एग्जांपल भी ली है कि z इक्वल टू 1 वाकई इसका सेंटर ही बनता है, वो आपने डायग्राम भी देखी थी। तो अब ये किसके बराबर था, ये था 2 पाई आयोटा रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z नॉट, यहाँ पे आ जाएगा रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट 1। ठीक है, 1 था ना, फंक्शन क्या ये। अब पिछली स्लाइड देख लीजिएगा, यहाँ पे तो 11 है ना, पिछली स्लाइड पे हमने देखा था ट्वाइस ई स्क्वायर इसका रेजिड्यू था क्या वैसे 1 ओवर z माइनस 1 का कोफिशिएंट। फिर सुन लें, 1 ओवर z माइनस 1 का कोफिशिएंट जनरल तौर पे क्या था, यहाँ पे 1 ओवर z माइनस z नॉट का कोफिशिएंट। देखें सारा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, तो ये था जी ट्वाइस ई स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे 2 2 ज़र 4, तो ये बनता है। हाँ, अब यहाँ तो लगता है बड़ा आसानी से मैंने कर दिया है, क्योंकि रेजिड्यू मैंने यहाँ पे पीछे से देख लिख दिया पिछली स्लाइड से। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भी तो मुश्किल मेथड आ गया। अगर आपने यहाँ पे रेजिड्यू मेथड लगाना है तो रेजिड्यू पता होना चाहिए, तो क्या उसके लिए लॉरेंट सीरीज निकालते फिरेंगे, फिर देखेंगे जी 1 ओवर z माइनस z नॉट या 1 ओवर z माइनस 1, इस केस में उसका जो है कोफिशिएंट क्या था वो यहाँ पे लिखेंगे। हर दफा लॉरेंट सीरीज निकालनी पड़ेगी? नहीं, खुशखबरी नहीं। ये ले जी, इट रियली लुक्स डिफिकल्ट टू फाइंड द रेजिड्यू यूजिंग लॉरेंट सीरीज, के हर दफा लॉरेंट सीरीज ही निकालेंगे। इज देयर एनी इजियर मेथड, आंसर इज यस देयर इज। और वो इंशाल्लाह ताला मैंने उसको इनवाइट कर दिया, अगले लेक्चर में हाजिर हो जाएगा। वी शैल इनवाइट हिम नेक्स्ट टाइम। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि लॉरेंट सीरीज निकाले बगैर ही रेजिड्यू पता लग जाएगा। तो फार्मूला ड्राइव तो करेंगे और ड्राइव करेंगे लॉरेंट सीरीज यूज करके, लेकिन एक बार फार्मूला आ जाएगा फिर लॉरेंट सीरीज बार बार नहीं निकालनी पड़ेगी, उसके बगैर ही इंशाल्लाह क्वेश्चन हो जाएंगे और कॉची इंटीग्रल फार्मूले से भी इजी हो जाएगा। तो ये आपका लेक्चर खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 25 में।